रेस्पिरेशन, रेस्पायरेशन, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन, व्हाटएवर। हे स्मार्ट पीपल, हेलो हेलो। आज की इस मुलाकात में अपन लोग बात करने वाले हैं आज का टॉपिक हमारा होने वाला है रेस्पिरेशन को लेके। इससे पहले हम इस चैप्टर में लाइफ प्रोसेस, जीवन प्रक्रिया, इसमें हम बात कर चुके हैं न्यूट्रिशन के बारे में, जहां हमने सीखा कि किस तरीके से हम खाना खाते हैं। अब उस खाना खाने के बाद हमें बात करनी है कि यार उस खाने से एनर्जी मिलती कैसे है ना। उस खाने को हम पचाते कैसे हैं वो तो हम सीख चुके हैं, लेकिन पचाने के बाद क्या उससे जो हमें एनर्जी लेनी है, जो हमारा मोटिव था उस खाने को खाने का, वो कैसे होगा, वो हमें जानना है हमारे इस चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो यू आर मोस्ट वेलकम। और इस अनजान से चेहरे को एक चेहरा देते हैं और फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे इस सेशन को। ये है हमारा दोस्त जो हमारी मदद करने वाला है इस चैप्टर को समझने में, ठीक है। सो हाय जोजो, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। तो भाई पहला सवाल बनता है इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कि भाई व्हाई डू वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी क्यों चाहिए, है ना। हमने जब न्यूट्रिशन पढ़ा था तो हमने क्या सवाल पूछा था, हमने बात की थी कि यार हमें खाना क्यों खाना है, व्हाई डू वी ईट, व्हाई डू वी ईट, हम खाना क्यों खाते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि खाना खाने के बाद जो हमें एनर्जी मिलने वाली है उस एनर्जी से हम क्या करेंगे। तो उस बची हुई एनर्जी से हम कुछ भी कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, राइट, लाइक ईटिंग, फास्टिंग, डांसिंग, राइटिंग, फाइटिंग, राइट। आप चाहे डांस करिए, राइट, आप चाहो तो अपने दोस्त को मुक्का मार दो, ठीक है, या फिर आप चाहो तो आप रीड कर सकते हैं, है ना। तो सभी चीज़ों में आपको एनर्जी चाहिए, इसलिए आप खाना खाते हैं। तो अब उस खाने से हमें एनर्जी कैसे मिली उसकी चर्चा हमारी आज की इस मुलाकात में होने वाली है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम बात करेंगे आपकी एनसीईआरटी को कवर कर लेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी को जो रीडिंग है वो हम कर लेंगे, इसके अलावा कंप्लीट थ्योरी आज हम पढ़ने वाले हैं। और थ्योरी के बाद हम आपके कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, है ना। जितने भी क्वेश्चंस हमें लगता है कि हमारे बोर्ड में आ चुके हैं, चाहे वो PYQs हों या फिर कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस, वो हम करेंगे। साथ में केस स्टडी क्वेश्चंस भी मैंने डाले हैं, जो अगर हम कोशिश करेंगे कि आज कर पाए तो बढ़िया है, नहीं तो हम एक सेशन डेडिकेट कर देंगे क्वेश्चंस को लेके, ठीक है, इस टॉपिक पे। और साथ ही साथ हम बात कर लेंगे आपके सारे एक्टिविटीज़ के बारे में, जो भी आपको एक्टिविटीज़ दी गई हैं इस चैप्टर के अंदर या इस टॉपिक के अंदर, वो भी हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं हमारे इस टॉपिक को लेके, रेस्पिरेशन। मगर इससे पहले जैसे कि जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो एक सवाल हमेशा मन में आता था कि यार ये ब्रीथिंग क्या होता है ना। ये ब्रीथिंग और क्या ये रेस्पिरेशन दोनों सेम है? अगर सेम है तो एनसीईआरटी ने ये दो वर्ड क्यों दिए, एक ही वर्ड देती तो ओबियसली इसमें डिफरेंस तो होगा ही होगा, है ना। बात करते हैं कि क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के अंदर। तो अगर हम बात करें ब्रीथिंग को लेके, तो पहले हम ब्रीथिंग समझेंगे, फिर हम बात करेंगे रेस्पिरेशन को। मगर उससे पहले एक हाईलाइट लेते हैं इस पूरे चैप्टर की, इस टॉपिक की, कि इस टॉपिक में क्या क्या होने वाला है। देखो हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ है हमारे पास लंग्स, ये है हमारे पास सेल। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम हमारी बॉडी, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। अंदर लेने के बाद हम उसे पहुंचाते हैं हमारे लंग्स के पास, ठीक है। तो ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से अंदर लेके लंग्स तक पहुंचाना, इस प्रोसेस का नाम होता है बॉस ब्रीथिंग। इस प्रोसेस का नाम होता है क्या, ब्रीथिंग, ठीक है। अब वो आपके लंग्स तक पहुंच गई। अब लंग्स के आसपास क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स। ये ब्लड वेसल क्या करती हैं, ये उस ऑक्सीजन को अपने अंदर डालती हैं, है ना। फिर हमारे पास हीमोग्लोबिन होगा, आरबीसी होंगी, जो उसको जहाँ पे हम ऑक्सीजन को लोड करते हैं, और वो ऑक्सीजन फिर आगे ट्रैवल करती है। कहाँ तक ट्रैवल करती है, आपके सेल तक ट्रैवल करती है। और जैसे ही आपके सेल को ऑक्सीजन मिली, और पहले क्या सीखा था हमने, आपके न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में हमने अपने सेल को क्या दिया था, C6H12O6। तो जैसे ही आपकी सेल्स की ये दो डिमांड पूरी हुई, कौन कौन सी, एक तो हो गया ऑक्सीजन और एक हो गया ग्लूकोज, आपकी सेल बना देगी एनर्जी। आपकी सेल बना देगी एनर्जी प्लस कुछ बाय प्रोडक्ट जैसे कि CO2 एंड वाटर। और इस तरीके से हमारी रेस्पिरेशन की जो रिएक्शन है वो खत्म होगी। तो एक बार रिवाइज करते हैं, क्या हुआ, हमने हमारे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अंदर लिया और लंग्स तक पहुंचाया, है ना, या फिर लंग्स से CO2 को बाहर निकाला। तो ये गैसेस का जो एक्सचेंज है आपके लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में,
इसे कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं ब्रीथिंग। अब लंग्स तक पहुंचाना ऑक्सीजन को, क्या ये हमारा मकसद था? नहीं, हम चाहते थे कि लंग्स के बाद वो ऑक्सीजन जो है ना वो कहाँ जाए, आपके सेल्स तक जाए, बिकॉज अल्टीमेटली सेल्स को ही एक रिएक्शन परफॉर्म करनी है और एनर्जी बनानी है। तो उसके लिए ग्लूकोज तो था सेल के पास, है ना, सेल के पास ग्लूकोज तो था, लेकिन और क्या चाहिए था? ऑक्सीजन चाहिए होती, जो हमने बाहर से ले ली ब्रीथिंग के मकसद से। अब ये दोनों जैसे सेल को मिलेंगे, सेल क्या बनाएगी? एनर्जी बनाएगी और तोड़फोड़ करेगी, ठीक है, साथ में CO2 बनेगी और साथ में वाटर बनेगा, और इस तरीके से हमारी रिएक्शन कंप्लीट होगी। तो ये आपको हल्का सा फील आया कि भाई ब्रीथिंग क्या है और रेस्पिरेशन क्या है। आइए साथ में एक बार कंक्लूड करते हैं, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या होता है। ब्रीथिंग मतलब कि आपने जब ऑक्सीजन को या किसी भी गैस को बाहर से अंदर लंग्स तक लिया और लंग्स वाली गैस को बाहर छोड़ा, इसे कहते हैं क्या? इसे कहते हैं ब्रीथिंग। फिर लंग से वो जो ऑक्सीजन थी वो सेल के पास पहुंची, सेल ने उसको इस्तेमाल किया और एनर्जी बनाया, उसे कहते हैं क्या? रेस्पिरेशन। तो क्या होता है रेस्पिरेशन? टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, इट्स सर्कुलेशन टू द सेल, यूटिलाइजेशन एंड डिस्पोजल ऑफ बाय प्रोडक्ट, दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। तो क्या होगा रेस्पिरेशन में? लंग से ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाना, उसको यूटिलाइज करना, उससे एनर्जी बनाना और वेस्ट को बाहर निकालना, इसे कहते हैं रेस्पिरेशन। और ब्रीथिंग अगर मैं आपको डिफाइन करूं तो क्या होगी? ब्रीथिंग मतलब होगा सिंपल सा, है ना, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर फ्रॉम कहां से कहां तक? फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू लंग्स, एंड exhaling carbon डाई rich air out of lungs, ठीक है। इसे कहते हैं हम ब्रीथिंग का सिंपल सा प्रोसेस। ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है? सोच के बताओ। हाँ भाई, ब्रीथिंग में क्या होता है? आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, तो ये क्या है? ये एक फिजिकल प्रोसेस है। वहीं रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है? काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शंस चल रही हैं, सेल उसमें खुद इन्वॉल्व है, तो इसलिए वो आपका एक बायोकेमिकल प्रोसेस होगा। तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, वहीं पे आपका ब्रीथिंग जो है वो एक फिजिकल प्रोसेस कहलाया जाता है, ठीक है। तो ये एक टेबल के थ्रू हम इन दोनों डिफरेंसेस को क्रिएट करते हैं कि ब्रीथिंग क्या होता है और रेस्पिरेशन क्या होता है, मोर प्रिसाइजली सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। तो पहला पॉइंट अगर हम देखें तो वो होगा आपके पास टेकिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इनटू द लंग्स एंड एक्सेलिंग आउट द CO2 रिच एयर इनटू द एटमॉस्फेयर, दिस इज कॉल्ड एज ब्रीथिंग। वहीं सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होगा? ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, है ना, खाने को ब्रेक डाउन करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन विच इज यूज्ड बाय सेल टू कैरी आउट द सेलुलर फंक्शंस। आपको तो वो एनर्जी इस्तेमाल करनी ही है, लेकिन सिर्फ आपको नहीं, आपकी सेल्स को भी चाहिए वो एनर्जी, ताकि वो अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंप्लीट कर पाए। नेक्स्ट, नो एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ब्रीथिंग, सांस लेने के दौरान और सांस छोड़ने के दौरान कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती, इनफैक्ट एनर्जी कंज्यूम होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है, बिकॉज आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन होगा वहाँ एनर्जी यूटिलाइज होने वाली है। और इसके अलावा बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो यहाँ पे आपकी ATP जो है वो रिलीज होती है, ATP बनती है, ठीक है। फिर चाहे वो कम हो या ज़्यादा हो वो हम सीखेंगे आगे। नेक्स्ट है आपके पास ब्रीथिंग जो है वो आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आपके लंग्स हो गए, ठीक है। और जो आपका सेलुलर रेस्पिरेशन है वो कहाँ पे होती है? सेल के अंदर होती है। और ब्रीथिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, वहीं पे आपका सेलुलर रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है। डन। तो हमने 4 डिफरेंसेस यहाँ पे नोट किए हैं एंड होपफुली ये चारों डिफरेंसेस आपको समझ में आ चुके होंगे। पहला क्या है कि डेफिनेशन डिफाइन कर दो, दूसरा ये बायोकेमिकल है या फिजिकल प्रोसेस है, तीसरा कहाँ पे होता है, और चौथा क्या एनर्जी बनती है कि नहीं बनती। ये 2 बातें, हमें 4 बातें ध्यान रखनी है। और इस तरीके से आपके 3 मार्क्स, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हमेशा, है ना, कि भाई डिफरेंस क्या है ब्रीथिंग में और इसमें। और ऐसे ही क्वेश्चन आता है एरोबिक रेस्पिरेशन और अनएरोबिक, वो भी हम आगे सीख लेंगे, ठीक है। लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। और अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि डिफरेंट ऑर्गन्स में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, है ना। तो टॉपिक का नाम हम दे सकते हैं कि डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट एनिमल्स, ओके। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स, ठीक है। अलग अलग एनिमल्स में कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं इसकी हमें बात करनी है। जैसे अगर हम बात करें तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो सिर्फ अपनी बॉडी के सरफेस से गैसेस एक्सचेंज कर सकता है, तो यहाँ आपके एग्जांपल आएंगे पॉरीफेरा, ठीक है, पॉरीफेरा या फिर स्पॉन्जेस। जो स्पॉन्जेस है ना वो ऐसे एनिमल्स हैं जो अपने लाइक अगर एक ये स्पॉन्ज है
तो इसके आसपास जो सेल्स पाई जाएंगे ना वही डायरेक्टली गैसेस एक्सचेंज कर सकती हैं, CO2 और O2। तो जो सेल्स इनके एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट में होगी वहाँ से डायरेक्ट एक्सचेंज हो जाएगा, ये होगा आपके पॉलीफेरा के अंदर। अच्छा, स्किन से कौन रेस्पिरेशन कर सकता है? तो स्किन से आपके आ जाएंगे, स्किन से रेस्पिरेशन को आप क्यूटेनियस रेस्पिरेशन भी कहते हो, और इसमें आपका फ्रॉग आ जाएगा। ठीक है, फ्रॉग जो है वो अपनी स्किन से रेस्पिरेशन या एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता है। इसके अलावा अर्थवर्म आ जाएगा, अर्थवर्म। ठीक है, तो इनकी स्किन जो है वो काफ़ी मॉइस्ट होती है, काफ़ी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, तो ये डायरेक्टली एक्सचेंज अपनी स्किन से कर सकते हैं। क्या हम अपनी स्किन से डायरेक्ट रेस्पिरेशन कर सकते हैं? जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि हमारी जो एल्वोलाई हैं या जो साइट ऑफ एक्सचेंज है वो बॉडी के अंदर पाई जाती है ना। हमारी स्किन पहली बात तो बहुत मोटी है, तो हमें रेस्पिरेशन करने के लिए पतली स्किन चाहिए होती है, वो नहीं है हमारे पास। दूसरा, हाई ब्लड सप्लाई नहीं है हमारी स्किन के ऊपर, इसलिए आप जानते हो कि कभी अगर हमें मान लो कभी कभार स्क्रैच हो जाता है ना, कि मान लो छिल गया हल्का सा, तो वहाँ से ब्लड बाहर नहीं आता। अगर वुंड होगा ना या कटेगा, घाव बनेगा, तब ब्लड बाहर आता है। हल्का सा स्क्रैच होने से ब्लड बाहर नहीं आता, मतलब हमारी स्किन के ऊपर ब्लड सप्लाई नहीं है। तो ब्लड सप्लाई नहीं है तो फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ कारण है कि हमारी जो स्किन है वो एक रेस्पिरेटरी सरफेस की तरह काम नहीं कर सकती। बात करते हैं ट्रैकियल ट्यूब्स। तो ट्रैकियल ट्यूब्स किसमें पाई जाती हैं? तो देखो, वैसे तो ट्रैकिया हमारे पास भी है, लेकिन ट्रैकिया जो है यहाँ पे ट्रैकियल ट्यूब सिस्टम दिया हुआ है, मतलब कि ये होता है इंसेक्ट के अंदर। कहाँ होता है? इंसेक्ट के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर के थ्रू। ये देखो, इसमें जो आपका ये वाला डायग्राम है ना, डी वाला, इसमें आप देखोगे तो ये एक ग्रास हॉपर है, ठीक है, या लोकस्ट ले लो या फिर आप कॉकरोच ले लो। तो इनके जो बॉडी है, जैसे मान लो अगर ये बॉडी है तो इनकी बॉडी पे होल्स पाए जाते हैं। इन होल्स को आप कहते हो स्पाइरेकल्स। स्पाइरेकल्स। इन होल्स के अंदर एक ट्यूब जारी होती है, जिस ट्यूब को आप कहते हो ट्रैकिया। ये ट्रैकिया आगे फर्दर डिवाइड होगी पतली पतली ट्यूब्स के अंदर, ठीक है, जिसे आप नाम देते हो ट्रैक्यूल्स। और ये ट्रैक्यूल्स जो है ना, ये डायरेक्टली सेल के अंदर एंटर करती है। कहाँ पे? सेल के अंदर एंटर करती है। तो बाहर एक होल था, उस होल से गैस अंदर आई, फिर एक ये ट्यूब थी, जो ट्यूब फर्दर डिवाइड हुई ट्रैक्यूल्स के अंदर। ट्रैक्यूल्स ने क्या बनाया? आगे ब्रांचेस बना ली, और ये ब्रांचेस ना डायरेक्टली सेल के अंदर घुस जाएंगी, तो इसे कहते हैं ट्रैकियल सिस्टम। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं ना, उनके पास पाइप्स बिछे होते हैं जो डायरेक्टली सेल के अंदर जा रहे होते हैं, और वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। तो ट्रैकियल सिस्टम कहाँ मिलता है? इंसेक्ट्स के अंदर मिलता है। डन है बॉस? आया समझ में? ओके। हमारे पास वैसे ना एक्वेटिक इंसेक्ट्स भी होते हैं, तो एक्वेटिक इंसेक्ट्स के पास गिल्स होंगे, लेकिन जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं जैसे कॉकरोच हो गया, ग्रास हॉपर हो गया, इनके पास क्या होते हैं? इनके पास होते हैं आपके ये ट्रैकियल सिस्टम होता है, ठीक है। इंसेक्ट्स में एग्जाम्पल आप लिख लो कॉकरोच या रोचेस, ठीक है, रोचेस या फिर कॉकरोचेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें ब्रैंकियल सिस्टम या फिर गिल्स किसके पास होता है, तो गिल्स से रेस्पिरेशन करने वाली हैं हमारी फेवरेट फिशेस। हमारी फिशेस जो हैं वो गिल से रेस्पिरेशन करती हैं। इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि आप एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे कि ऑक्टोपस हो गया, ठीक है, वो भी गिल से रेस्पिरेशन करता है। मॉलस्क जो भी कैटेगरीज आती हैं, ठीक है, मॉलस्क का, ठीक है। बात करें अगर लंग्स की, तो लंग्स से रेस्पिरेशन करने पे कौन कौन डिपेंडेंट होता है? तो अगर बात की, अच्छा, इसमें गिल्स में आप एक और एग्जांपल ऐड कर लो, टेडपोल। जो आपका लार्वा है ना, लार्वा ऑफ द फ्रॉग जिसे आप टेडपोल कहते हैं, तो फ्रॉग जो है ना वो गिल से रेस्पिरेशन करेगा, है ना। लार्वा, फ्रॉग नहीं, फ्रॉग का जो लार्वा है टेडपोल, जो ऐसे दिखता है कुछ, उसके पास क्या होती हैं? गिल्स होती हैं, वो गिल से रेस्पिरेशन करता है बिकॉज वो पानी में रहता है। लेकिन जो फ्रॉग है वो तो पानी में भी रहता है और बाहर भी रहता है, तो फ्रॉग के पास लंग्स पाए जाते हैं, लेकिन उसके लंग्स ना पुअरली डेवलप्ड होते हैं, पुअरली डेवलप्ड। तो वो अपने लंग्स से ज़्यादा रेस्पिरेशन करना प्रेफर नहीं करते, तो सर फिर वो ऐसे रेस्पिरेशन कैसे करेंगे? उनके पास होती है स्किन। तो आपने जब स्किन में फ्रॉग लिखा था, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना फ्रॉग, तो फ्रॉग अपनी स्किन से रेस्पिरेशन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन फ्रॉग के पास लंग्स भी होते हैं। डन है? चलो, और इसके अलावा आपके बर्ड्स आ जाएंगे, बर्ड्स भी अपने लंग्स से रेस्पिरेशन करते हैं। इसके अलावा आपके रेप्टाइल्स आ जाएंगे, और हमारे फेवरेट मैमल्स, ठीक है। तो ये सभी जो है ये अपनी लंग्स से ही रेस्पिरेशन करते हैं। होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार रिवाइज कर लें फटाफट से। चलो बात करते हैं अपनी बॉडी सरफेस से कौन रेस्पिरेशन कर सकता है? आपके सिंपल से ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स जो कि हैं पॉलीफेरा, ठीक है। दूसरा, मॉइस्ट स्किन, अपनी स्किन से कौन रेस्पिरेशन कर सकता है? तो एक तो फ्रॉग है ना, जिसकी स्किन बहुत मॉइस्ट होती है और वो अपनी स्किन से एक्सचेंज कर सकते हैं।
इसके अलावा आपने देखा कि अर्थवर्म भी हैं जो कर सकते हैं ऐसा। लेकिन अगर वो पूछे कि फ्रॉग का जो लार्वा है वो कैसे करेगा, तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारा आंसर होगा आपका गिल्स, वो गिल्स से करते हैं। फिर आएगा ट्रैकियल सिस्टम में, एक ही एग्जाम्पल है, आपके इंसेक्ट्स आ जाएंगे। और लंग्स से कौन करेगा, आपके रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। और गिल से कौन करेगा, फिशेस कर लेंगे। सारी बातें क्लियर हैं, कोई डाउट नहीं है इसमें, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। आगे आते हैं। अब आता है हमारे पास टॉपिक कि भाई ये जो रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, गैसेस का एक्सचेंज होना, फिर बॉडी के अंदर सेल्स उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करेंगी, तो एक बहुत लंबा सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो मैं इसी वाले डायग्राम को वापस लेके आऊँगा जो हमने स्टार्टिंग में देखा था, है ना, और इसी डायग्राम से हम समझते हैं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो मान लो पहले तो क्या हुआ, हमारे पास ये आ गया माउथ, ठीक है, ये हमारा जिमी का माउथ हो गया। और फिर क्या हुआ, यहाँ से जो बनेंगे आपके लंग्स, ठीक है। फिर आएगी आपकी सेल। देखते हैं कौन कौन से स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप क्या होने वाला है कि हमें ऑक्सीजन को अंदर लेना है। तो फर्स्ट स्टेप आएगा इनटेक ऑफ ऑक्सीजन या फिर एक्सेलिंग ऑफ CO2, इसे आप कहते हैं ब्रीथिंग, राइट। फर्स्ट स्टेप इज योर ब्रीथिंग। तो पहला स्टेप क्या हो गया, ब्रीथिंग हो गया, जिसे आप वेंटिलेशन भी कह सकते हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर ब्रीथिंग, एक ही बात है, ठीक है, पल्मोनरी वेंटिलेशन या फिर ब्रीथिंग। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब जैसे ही गैस हमारे लंग्स में पहुंची, अब लंग्स में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेज स्टार्ट होगा, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज को आप कहते हो डिफ्यूजन। लेकिन ये डिफ्यूजन कहाँ हो रहा है, आपके लंग्स के अंदर हो रहा है, बिटवीन द एल्वोलार मेम्ब्रेन एंड द ब्लड वेसल्स, ठीक है। सो डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस द एल्वोलार मेम्ब्रेन, दैट इज इन द लंग्स, दैट इज इन द लंग्स। तो इसे आप कहते हैं क्या, डिफ्यूजन। तो पहला स्टेप गैस को अंदर लिया, विच इज योर ब्रीथिंग। सेकेंड स्टेप एक्सचेंज होना स्टार्ट हुआ, डिफ्यूजन। तीसरा स्टेप, अब जैसे ही ब्लड में ऑक्सीजन पहुंच चुकी है, वो ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू पहुंचेगी आपकी सेल्स तक, ठीक है। तो दूसरा स्टेप यहाँ पे लिख दूं मैं, पहला स्टेप तुमने जान लिया, ब्रीथिंग, पहला स्टेप क्या हो गया, ब्रीथिंग। सेकेंड स्टेप, जब ये ऑक्सीजन अंदर आई तो कहाँ पहुंची, लंग्स के अंदर पहुंची, तो इसे कहते हैं सेकेंड स्टेप डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। अब यहाँ से जो ऑक्सीजन है ये कहाँ जाएगी, ये जाएगी आपके सेल के पास, इसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन। तो तीसरा स्टेप क्या हो गया, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद अब वो जाएगा सेल के पास, तो सेल में, है ना, क्या आपका ब्लड आपकी सेल्स तक पहुँचता है, क्या आपका ब्लड आपके सेल के कांटेक्ट में आता है, तो जवाब है नहीं आता, वो तो उसके आसपास रहता है। तो यहाँ पे हमें वापस से क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करना पड़ेगा। मान लो ये है आपकी ब्लड वेसल्स और ये आपकी सेल, तो इनके बीच में जो एक्सचेंज होने वाला है ना गैसेस का, इसे वापस से हम क्या कहेंगे, वापस से हम इसे कहेंगे डिफ्यूजन। तो ये हो गया चौथा स्टेप, डिफ्यूजन। लेकिन इस बार डिफ्यूजन की डायरेक्शन अलग है, देखो ध्यान से। इस बार डिफ्यूजन कहाँ से कहाँ हो रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ब्लड एंड द टिश्यू। सेकेंड स्टेप में डिफ्यूजन कहाँ हुआ था, आपके लंग्स और ब्लड के बीच में। अब कहाँ पे हो रहा है, आपके ब्लड और आपके सेल के बीच में, ठीक है। और फिर जैसे ही ये आपकी सेल्स को ऑक्सीजन मिलती है, आपकी सेल्स क्या करेंगी, क्या करेंगे भाई, आपकी सेल्स स्टार्ट कर देंगी लास्ट स्टेप, जिसे आप कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। तो फिफ्थ स्टेप आएगा सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं आपके रेस्पिरेशन में, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना और CO2 को रिलीज करवाना। तो ये 5 स्टेप से बनता है आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस। तो अगर कोई पूछे कि ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है या रेस्पिरेशन ब्रीथिंग का पार्ट है, हाँ भाई, ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का पार्ट है या रेस्पिरेशन ब्रीथिंग का पार्ट है, तो देखो ये पांचों स्टेप्स रेस्पिरेशन के पार्ट है। जिसका पहला स्टेप क्या था, ब्रीथिंग था, तो हम कह सकते हैं कि ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, है ना, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। और ब्रीथिंग, ये रेस्पिरेशन का 5वां स्टेप क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन, जहां सेल्स में ये रिएक्शन चली है, ठीक है। तो पहला स्टेप ब्रीथिंग, दूसरा स्टेप डिफ्यूजन, तीसरा स्टेप ट्रांसपोर्टेशन, चौथा स्टेप वापस से डिफ्यूजन मगर ब्लड और सेल्स के बीच में, और 5वां स्टेप सेलुलर रेस्पिरेशन, कि सेल्स ने उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल किया और एनर्जी को बनाया। तो ये 5 स्टेप्स आपको भाई बस याद करने पड़ेंगे, है ना। ये हम सीख चुके हैं कौन कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, डायरेक्ट एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स में। एम्फीबियंस में क्या होता है, तो फ्रॉग्स में हमने सीखा कि कुछ स्पेशल केस था, यहाँ मैं लिख देता हूँ आपके लिए। फ्रॉग में क्या पाया जाता है, 3 चीज़ें होती हैं। पहला तो हमने पढ़ा क्या, लंग्स, पुअरली डेवलप लंग्स, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इनके पास एक तरीके से स्किन भी होती है, ये स्किन से रेस्पिरेशन करते हैं। और तीसरा इनके पास होती है बक्को फेरेंजियल कैविटी, बक्को फेरेंजियल
कैविटी। तो इनकी गर्दन जो होती है ना, वहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। तो कई बार ये अपने गर्दन से भी गैसेस को एक्सचेंज कर सकते हैं। इसे कहते हैं बक्को मीन्स बक्कल कैविटी, फेरिंग्स बक्को फेरेंजियल कैविटी। ये ऐसे भी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। डन है, चलो भाई ये भी हो गया, है ना। फिर तीसरा देखते हैं इकाइनोडर्मेटा, जिसमें आपकी स्टारफिश आती हैं। ये भी अपनी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। फिशेज में गिल्स होता है और मैमल्स में आपको पता है एल्वोलाई पाई जाती है। ऐसे रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो एक बार रिव्यू मारते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन अमीबा कैसे होगा? डायरेक्ट विथ एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। तो अपने आसपास के जो एटमॉस्फेयर है उससे डायरेक्ट एक्सचेंज कर लेंगे ये। तो अमीबा डजंट रिक्वायर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे कि हम करते हैं, है ना। और नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल, यानी बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए सर्वाइवल के लिए? नहीं, एक छोटा सा पिद्दू सा ऑर्गेनिज्म है, तो अपना जीवन छुटकू से में काट लेगा, ठीक है। तो इसे कोई ज़्यादा डिमांड्स नहीं है इसकी, सिंपल। बात करते हैं फिशेज़ में कैसे होता है। तो फिशेज़ में हमने अभी सीखा, हालांकि इसको हम ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में दोबारा सीखेंगे। जैसे मान लो ये हमारी है नीमो, एक हमारी क्यूट सी फिश है, ठीक है। ये मान लो इसका गिल्स आ जाएंगे यहाँ पे 1 2 3, यहाँ होगा इसका हार्ट, ठीक है। इसका 2 चैम्बर हार्ट होता है। तो ये कैसे करती है, जो गिल्स, जैसे मान लो हार्ट है ना, यहाँ पे कहीं इसके ऑर्गन्स है मान लो, तो ऑर्गन से ब्लड जाएगा हार्ट के पास। अब जो ऑर्गन से ब्लड हार्ट के पास जा रहा है, तो ये कैसा ब्लड होना चाहिए, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? तो ये ब्लड होना चाहिए डीऑक्सीजनेटेड, बिकॉज ये ऑर्गन से जा रहा है। तो ऑर्गन्स तो CO2 रिलीज करते हैं ना रेस्पिरेशन के दौरान, तो इस वाले ब्लड में CO2 होगी, मतलब ये डीऑक्सीजनेटेड है। जो हार्ट है वो इसे पंप कर देगा लंग्स ये गिल्स के पास। गिल्स क्या करेंगी, इसमें से CO2 को बाहर निकाल देगी और ऑक्सीजन को अंदर डाल देगी। CO2 को बाहर निकाल दिया और ऑक्सीजन को अंदर डाल दिया। अब ये ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। अब यहाँ से ये ब्लड जाएगा वापस से ऑर्गन्स के पास, हार्ट के पास नहीं जाएगा, ऑर्गन्स के पास। ऑर्गन्स फिर इसको आगे पंप कर देंगे कहाँ पे, CO2 डाल के हार्ट के पास। हार्ट इसे वापस पंप कर देगा गिल्स के पास। गिल्स इसको वापस से ऑक्सीजनेट करेंगे और वापस से ये जाएगा बाहर वापस ऑर्गन्स के पास। तो ऐसे एक साइकिल बनती है किसके अंदर, फिशेस के अंदर। तो फिशेस जो हैं उनमें गिल्स मदद करता है ऑक्सीजन को डालने के अंदर। और ये ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, वाटर से, है ना। ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। इनको दिक्कत ज़रूर होती है, बिकॉज ये आपने देखा होगा एक जो एक्वेरियम में फ़िश होती है ना, वो अपने मुंह को ऐसे ऐसे बार बार खोलती बंद करती रहती है ना। तो वो इतनी अपने मुंह को बार बार खोलती बंद क्यों करती रहती है, क्या वो पानी पी रही है? उसके बाद तो बहुत सारा पानी है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो पानी है ना, उनमें सिर्फ 1% ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है। तो उनके लिए उस डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेना काफ़ी मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू अस। हमारे आसपास एटमॉस्फेयर में बहुत सारी ऑक्सीजन है, तो हम ईजिली उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन फिशेस के आसपास पानी है जिसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन है बहुत कम है, तो उनके लिए उस ऑक्सीजन को निकालना काफ़ी मुश्किल है। इसलिए वो अपने मुंह को बार बार खोलती बंद करती रहती हैं ताकि वो उस ऑक्सीजन को कंज्यूम कर सकें, ठीक है। चलो आगे आते हैं। और ऐसी इनके गिल्स जो होते हैं ना, ये कवर होते हैं किससे, ओपरक्यूलम से। और ओपरक्यूलम एक ऐसी ओपनिंग है, एक ओपनिंग और क्लोजिंग होती है जो गिल्स को ओपन क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब इनका माउथ खुलता है वैसे इनके गिल्स भी खुल जाते हैं, जब माउथ बंद होता है तो इनके गिल्स भी बंद हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ सिस्टम इनमें चल रहा होता है, ठीक है। ओपरक्यूलम ने देखा होगा, अगर आप फिश खाते हैं ना, तो फिश जब आप खरीदने जाते हैं ना, तो कई बार आप चेक करते हो ऐसे उसके फिन्स को ओपन करके कि भाई ये लाल लाल है या लाल लाल नहीं है। अगर लाल लाल है तो एक्चुअली आप गिल्स को उठा के देख रहे हो, तो मतलब फ़िश फ्रेश है। अगर वो लाल नहीं है तो मतलब फ़िश जो है वो फ्रेश नहीं है। तो ऐसे चेक कर सकते हैं, ओके। तो ये भी हमने पढ़ लिया। आगे आते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, मगर उससे पहले आई जस्ट वॉन्ट टू टीच यू समथिंग। हाँ, यहाँ पे हम बात करेंगे, एक हमारे पास चार्ट है जो हमें पढ़ना है, जो NCERT में दिया हुआ है कि भाई जो सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, उसके टाइप्स क्या होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन टाइप्स, तो हमारे पास 3 तरह का सेलुलर रेस्पिरेशन होगा। 3 टाइप्स होते हैं, या 2 टाइप्स ले लो ब्रॉडली, ठीक है। हमारे पास 2 टाइप्स होंगे इसके। एक को आप कहते हो एरोबिक, एक को आप कहते हो अनएरोबिक। 0 से स्टार्ट करते हैं। पहले हमने ब्रीथिंग करी, ऑक्सीजन लंग्स के अंदर आ गई, लंग्स से उस ऑक्सीजन को हमने कहाँ डाला, आपके ब्लड के अंदर। ब्लड से वो कहाँ पहुँची, सेल्स के पास। अब सेल्स ने उसको यूज़ किया। कैसे कैसे यूज़ किया, 2 तरीके हैं कि
सेल में साइटोप्लाज्म है, वहाँ पे कौन आ गया, ग्लूकोज तो पहले से वेट कर रहा था वहाँ पे, C6H12O6, प्लस में वहाँ पे आ गया आपका एक तरीके से ऑक्सीजन आ चुकी है, ठीक है। अब ये कहाँ होगा, ये होगा साइटोप्लाज्म में। तो इस ग्लूकोज को हम तोड़ देंगे, इस ग्लूकोज को हम कन्वर्ट कर देंगे पायरुवेट में, पायरुवेट कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म। और यहाँ निकलेगी थोड़ी सी एनर्जी, बिकॉज ग्लूकोज क्या था, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, इसको हमने 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में तोड़ दिया, देखो। तो एक बॉन्ड को हमने तोड़ा ना, और जैसे हमने एक बॉन्ड को तोड़ा तो क्या हुआ, एनर्जी रिलीज हुई। तो हमारे पास ये मिल गया हमें, पायरुवेट प्लस एनर्जी। अब क्या होगा, अब ये पायरुवेट जो है, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड है ना, इसको हम फर्दर ब्रेक करेंगे, है ना। इस पायरुवेट का फॉर्मूला होता है C3H4O3। अब ये जो पायरुवेट है ये फर्दर ब्रेक होगा, ये मैं कार्बन्स की चेन हटा रहा हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। और मैं इसको भी यहाँ लिखता हूँ, यहाँ क्या होगा, अब पायरुवेट में जो आगे फर्दर ब्रेकडाउन होगा ये 3 तरीके से हो सकता है, डिपेंड करता है कि भाई ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन एब्सेंट है, या ऑक्सीजन थोड़ी सी प्रेजेंट है, ठीक है। चलो आगे लिखते हैं। अब अगर ऑक्सीजन मान लो प्रेजेंट हुई, या ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हुई, या ऑक्सीजन जो है वो लैक मतलब थोड़ी सी कम प्रेजेंट है, ठीक है, तीनों केस समझेंगे, है ना। ऑक्सीजन लेस अवेलेबल है, लैक या फिर लेस अवेलेबल है। चलो, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो क्या बनेगा, तो यहाँ रिलीज होगी आपकी CO2 प्लस वाटर प्लस में 38 ATP जो है बन के तैयार हो जाएंगे, ठीक है। CO2 रिलीज होगी का वाटर रिलीज होगा, और आपका 38 ATP की फॉर्म में एनर्जी रिलीज हो जाएगी। और ये कहाँ होगा, ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ये होने वाला है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है सर। दूसरा क्या हो सकता है, अगर मान लो ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है, तो क्या ये पायरुवेट टूटेगा आगे, क्या ग्लूकोज आगे टूटेगा, हाँ टूटेगा। इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी कुछ ऐसे आपके ऑर्गेनिजम्स हैं जो इस पायरुवेट को तोड़ सकते हैं आगे, जैसे कि आपका ईस्ट फर्मेंटेशन के प्रोसेस से इस ग्लूकोज को तोड़ सकता है। किस में तोड़ेगा, इथेनॉल में, इथेनॉल जिसका फॉर्मूला होता है C6 या C2H5OH, इसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। और साथ में क्या रिलीज होगा इथेनॉल के साथ, क्या ऑक्सीजन रिलीज होगी, CO2 रिलीज होगी, बिल्कुल होगी। क्यों, बिकॉज देखो यहाँ पे कार्बन के कितने मॉलिक्यूल थे, एक पायरुवेट में कितने कार्बन थे, 3 कार्बन, और यहाँ पे इथेनॉल में कितने कार्बन है, 2 कार्बन, C2H5OH 2 कार्बन है। तो तीसरा कार्बन कहाँ गया, वो CO2 बन के रिलीज हो जाएगा, और साथ में निकलेगी आपकी 2 ATP। कम एनर्जी बनी है मगर बनी ज़रूर है, ठीक है। और तीसरा देखते हैं, अभी तक क्या देखा हमने, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो क्या बनेगी, CO2 प्लस वाटर और 38 ATP। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इसमें क्या होगा, इथेनॉल बन जाएगा और CO2 रिलीज होगी और 2 ATP बनेगी। तीसरा, अगर ऑक्सीजन लेस अवेलेबल है तो बनेगा लैक्टिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है C3H6O3। और प्लस में सोच के बताओ, क्या CO2 निकलेगी, नहीं। पायरुवेट में 3 कार्बन के मॉलिक्यूल थे, है ना, एक पायरुवेट में 3 कार्बन थे, एक लैक्टिक एसिड में भी 3 कार्बन है, तो क्या कोई एक्स्ट्रा कार्बन बचा, नहीं, तो CO2 नहीं निकलेगी, और सिर्फ क्या बनेंगे, 2 ATP बन के तैयार हो जाएंगे। ये हो गई हमारी पूरी रिएक्शन कंप्लीट, और हमने स्टार्टिंग से एंड तक देखा कि क्या हुआ उस ग्लूकोज का। इस टॉपिक का नाम आप दे सकते हो फेट ऑफ ग्लूकोज, फेट ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के साथ आगे क्या हुआ हमने देख लिया, ठीक है। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये जो आपको पूरा फ्लो चार्ट दिख रहा है सेम आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसे एक बार अच्छे से याद कर लो। ये हमारे पास था ग्लूकोज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, साइटोप्लाज्म में क्या हुआ, ग्लाइकोलिसिस हुआ, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, क्या बना, पायरुविक एसिड, जो कि था 3 कार्बन कंपाउंड, 2 बनेंगे, ठीक है। 6 यहाँ पे 6 कार्बन थे, यहाँ पे 3 कार्बन के 2 पायरुविक एसिड बन जाएंगे, ठीक है। और साथ में एनर्जी रिलीज होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है, बच्चे इसको भूल जाते हैं, आपको नहीं भूलना, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल है तो वो ईस्ट में होने वाला है, ऑक्सीजन कम अवेलेबल है तो वो मसल्स में होगा आपकी,
और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, जहाँ बनेगा CO2, वाटर और एनर्जी। अगर लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड बनेगा, CO2 नहीं बनेगी, CO2 नहीं बनेगी। और ईस्ट में क्या होगा, आपकी इथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगा और एनर्जी बनेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये वाला पार्ट है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर, लेट्स टेक वाइट, नो ग्रीन, नो ब्लू लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसे आप कहते हो अनएरोबिक, इसे आप कहते हो अनएरोबिक। और ये जो पार्ट है इसे आप एरोबिक कहते हो, इसे आप एरोबिक कहते हो। आए समझ में, है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं है या कम अवेलेबल है तो उसे आप अनएरोबिक में डालोगे, और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो उसे आप किस में डालोगे, एरोबिक में डालोगे। तो ये तो हो गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, और ये है ना, ये दोनों जो हो गए ये आपके हो गए अनएरोबिक। देन आया समझ में, ठीक है। तो हमने आपके टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी पढ़ लिया है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, है ना। ये आ गया फिर हमारा जो क्या कर रहा है भाई, तो भाई ये हमारी एक बहुत बढ़िया सी हरकत कर रहा है ना, नाक में उंगली डालना, सबने किया बचपन में, क्या बुराई है इसमें, है ना। चलो, तो अगर हम बात करें इस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, तो हमें पाथवे समझना है कि पाथवे क्या क्या होता है। तो उसके लिए हमें पूरा प्रोसेस समझना पड़ेगा एक बार। तो लेट मी जस्ट टेक अ न्यू स्लाइड फॉर यू। ठीक है, देखते हैं क्या होगा ह्यूमन पाथवे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या पाथवे होता है। तो हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसमें दो पार्ट्स आएंगे। एक तो होगा आपका कंडक्शन जोन, कंडक्शन जोन, और एक होगा आपका रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्शन जोन में क्या होगा कि आपके जो एयर है वो कैसे ट्रैवल कर रही है, किस रास्ते से वो ट्रैवल कर रही है, वो आएगा कंडक्शन जोन में। जैसे पहले आपके होते हैं नोस्ट्रल्स, है ना। ये जो इस बच्चे को देखो, जो को क्या कर रहा है, ये अपनी नोस्ट्रल्स, अपनी नाक में ऐसे उंगली डाल रहा है, मतलब ये जो ओपनिंग्स है ना, दीज आर नथिंग बट द नोस्ट्रल्स। नोस्ट्रल से कहाँ जाएगा वो, नोस्ट्रल से जाएगा आपके नेजल चैम्बर में, नेजल चैम्बर। जैसे मान लो अगर ये एक ह्यूमन बॉडी का माउथ वाला पार्ट है, तो इसमें यहाँ नोस्ट्रल से एयर अंदर गई, फिर ये जो पार्ट आप देख पा रहे हैं ये हो गई नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर से एयर कहाँ जाएगी, अंदर जाएगी आपके फेरिंग्स के अंदर। फेरिंग्स आपको बताया था मैंने पिछली बार कि आपके माउथ का और आपके नोज़ का जो कॉमन पासेज है, जो पासेज आगे जाके विंड पाइप बनता है या फिर फूड पाइप बनता है, तो वो कॉमन पासेज जो है उसे आप फेरिंग्स कहते हैं। तो वो जाएगी फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से कहाँ जाएगी फिर वो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं ना, तो हम फूड पाइप को करेंगे निगलेक्ट और विंड पाइप को हम करेंगे चूज। तो आगे जाएगा वो विंड पाइप ट्रैकिया के अंदर। तो नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर से वो जाएगा फेरिंग्स के अंदर, फेरिंग्स से वो जाएगा आगे किसके अंदर, आपके एक तरीके से लैरिंग्स आप कह सकते हैं, लैरिंग्स, लैरिंग्स से वो जाएगा ट्रैकिया के अंदर। ठीक है, ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया है आपका विंड पाइप, विंड पाइप। और यहाँ से वो ट्रैवल करेगा नीचे ट्रैकिया से आपके ब्रोंकाई के अंदर, कहाँ पे, ब्रोंकाई के अंदर। ठीक है, तो ये आपका चल रहा है इस टाइम पे कंडक्शन जोन, जहाँ पे एयर जो है वो अंदर जा रही है। ब्रोंकाई से फिर आगे आपका आएगा ब्रोंकियोल्स, जो कि फर्दर उसकी ब्रांचेस होंगी। ब्रोंकियोल से आपके बनेगी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकियोल्स, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ओके। और लास्ट में आपकी आ जाएंगी एल्वियोलार, सैक, और फाइनली आपकी एल्वियोलाई। ये आएगा आपके रेस्पिरेटरी जोन का पार्ट। दिस इज गोइंग टू बी योर रेस्पिरेटरी जोन। ओके, तो हमने दो जोन्स पढ़े हैं, एक आपका होगा कंडक्शन जोन और एक होगा आपका रेस्पिरेटरी जोन। तो नोस्ट्रल से ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स तक जो आएगा वो आएगा आपका कंडक्शन जोन, और फिर आगे आएगा आपका एल्वोलाई एंड ये सारा पार्ट रेस्पिरेटरी, जहाँ पे एक्सचेंज होना स्टार्ट होगा। तो इसलिए आप इसे एक्सचेंज जोन भी कहते हैं। ये ऑल्सो कॉल दिस एज एक्सचेंज जोन। डन है बॉस, चलो ये भी हो गया। आगे आते हैं, तो इसी वाले पार्ट को एक बार देखते हुए चलते हैं साथ में। पहले क्या हुआ, इन नोस्ट्रल से यहाँ से ऑक्सीजन अंदर गई, कहाँ पे आ गई, ये हो गया आपका नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर। इस नेजल चैम्बर में क्या क्या पाया जाएगा, यहाँ पे क्या पाए जाएंगे आपके हेयर, यहाँ पाया जाएगा आपका म्यूकस, यहाँ पाया जा सकता है आपको ऑल्फैक्टरी नर्व्स, ऑल्फैक्टरी नर्व्स पाई जा सकती हैं। तो ये सारे पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे।
हेयर्स का और म्यूकस का काम क्या होता है? हेयर जो है ना ये आपके डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं, ठीक है। म्यूकस जो है ना वो आपका एक लिक्विड टाइप एरिया होता है। जैसे 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 आपका छोटा भाई है ना, आपका छोटा भाई या आपका छोटी बहन जब वो रोना स्टार्ट करता है तो क्या होता है, उसकी नाक से ना नदी बहना स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो नदी बह रही है ना वो क्या है, वो म्यूकस है। तो वो जो म्यूकस है वो म्यूकस क्या करेगा, एक तरीके से आपका जो डस्ट पार्टिकल अंदर गए हैं ना उनको पुश आउट करेगा, बाहर निकालेगा या डस्ट को ट्रैप कर लेगा। और हेयर्स क्या करेंगे, हेयर जो आपके यहाँ पे अंदर पाए जाएंगे सीलिया वगैरह, वो उसको म्यूकस को पुश करेंगे आगे की तरफ ताकि वो अंदर ना जाए, ठीक है। तो नोज़ में जो हेयर है वो क्या करेंगे, वो ट्रैप करेंगे आपके डस्ट पार्टिकल को। आपके यहाँ पे ट्रैकिया के अंदर जो हेयर है वो क्या करेंगे, वो म्यूकस को पुश करेंगे और म्यूकस क्या करेगा, वो भी ट्रैप करेगा आपके डस्ट पार्टिकल को। ऑल्फैक्टरी नर्व्स कहीं यहाँ पाई जाएंगी जो आपको लाइक कीमो रिसेप्टर्स, जो भी आपकी फ्रेग्रेंस है, स्मेल है, उसको सेंस करने में मदद करती है। और अगर कभी कभार कुछ नोज़ में अगर चला जाए ना तो यही सेंसरी या ऑल्फैक्टरी नर्व्स एकदम से रिफ्लेक्स क्रिएट करती हैं स्नीजिंग के लिए, इन्हीं से आप स्नीज करते हो, ठीक है। एकदम से स्नीजिंग जो होती है वो इन्हीं की वजह से होती है। तो ये हो गया आपके नेजल चैम्बर के बारे में, ठीक है। अब नीचे आप आओगे फायरिंग्स में आएगा, फायरिंग्स के बाद आपका आएगा कौन सा वाला पार्ट, बीच में हमने पढ़ा था एपिग्लॉटिस, है ना, एपिग्लॉटिस, जो कि आपके प्रिवेंट करेगा एंट्री ऑफ फूड इनटू विंड पाइप। तो विंड पाइप में क्या जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एयर जाने वाली है। अब वो एयर जो है ना वो जाएगी आपके वोकल कॉर्ड्स में, या आप कह सकते हो लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है आपका, वॉइस बॉक्स। और आप जानते हैं कि जो आप वॉइस बना पा रहे हैं, है ना, डिफरेंट टाइप की वॉइस, जैसे कि आप बात कर सकते हैं एक श्रिल वॉइस, वो कैसे बनती है, ये जो है ना ये एक श्रिल वॉइस थी, पैनी वाली, जो गर्ल्स की होती है ना। एक भारी आवाज़ कैसे होती है, ये वाली, ये जो भारी आवाज़ है ये किसकी बनती है, बॉयज़ की बनती है। ये आप बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, आप अपने वोकल कॉर्ड्स पे टेंशन यानी एक प्रेशर क्रिएट करेंगे तो एक श्रिल वॉइस निकलेगी, है ना, कान फाड़ने वाली आवाज़। और एक क्या होगा, जब अपने इस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं देंगे, है ना, तो क्या होगा, एक भारी आवाज़ निकलेगी, ऐसी वाली। तो ये जो आवाज़ें निकलती है ना ये आप वोकल कॉर्ड से निकाल सकते हैं। और वोकल कॉर्ड्स जो वाइब्रेट ऐसा दिखता है ये, अगर आप टॉप सेक्शन देखेंगे ना, मान लो ये मेरा लैरिंग्स है, यहाँ पे ये जो अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ना दो कॉर्ड्स दिखेंगे इस तरीके से, एक कॉर्ड्स ये रहा और एक कॉर्ड ये रहा। ये जो दो कॉर्ड्स होते हैं ना ये हैं आपके वोकल कॉर्ड जो कि वाइब्रेट करेंगे और इनकी वाइब्रेशन से वॉइस बनना स्टार्ट होती है, ठीक है। और आपका जो ये लैरिंग्स है ये किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है, कार्टिलेज। डन है, ये भी हो गया। तो वोकल कॉर्ड हमने समझ लिया। अब आते हैं आपके नोस्ट्रिल्स पढ़ लिया, नेजल चैम्बर पढ़ लिया, फेरिंग्स हो गया, लैरिंग्स हो गया। अब आते हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है आपकी, विंड पाइप। और यहीं पे आपके बनते हैं काफ़ी सारे सवाल, यहाँ से बनते हैं आपके सवाल, तो ये हमें ध्यान से पढ़ना है। देखिए विंड पाइप क्या है आपका, लाइक ट्रैकिया जो है विंड पाइप है, एक्सटेंडेड अप टू द मिक्स थोरैक्स कैविटी। तो देखो यहाँ पे अगर आप डालोगे ना इस तरीके से तो आपको एक ना डिप्रेशन फील होगा, है ना, एक ऐसा गड्ढा सा फील होगा। वो पोर्शन है जहाँ पे आपकी ट्रैकिया ख़त्म हो रही है और वो डिवाइड होती है दो पार्ट्स में, किसके अंदर, आपके लेफ्ट ब्रोंकाई और राइट ब्रोंकाई के अंदर, ठीक है। तो एक्सटेंडेड अप टू द मिड थोरैक्स कैविटी। कितनी लंबी होती है आपकी विंड पाइप, 10 to 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, 12 सेंटीमीटर। वो स्केल देखा है आपने, प्लास्टिक वाला स्केल है ना, मेरे पास है क्या, प्लास्टिक वाला स्केल जो होता है ना उतनी लंबी आपकी क्या होती है, ट्रैकिया होती है। अब ये जो ट्रैकिया है ना इसके अंदर क्या पाए जाएंगे, आपको सी शेप की रिंग्स मिलने वाली हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुना, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर से मैं कुछ रिंग्स बना रहा हूँ। ये रिंग्स कंप्लीट रिंग्स नहीं है, ये सी शेप रिंग्स है, ठीक है। ये सी शेप रिंग है इस तरीके से, ये पूरी कवर नहीं है। क्यों नहीं है पूरी कवर, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके सबसे आगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद कौन सा वाला पाइप है, आपका फूड पाइप है। उसके पीछे कौन है, आपके वर्टिबल कॉलम्स है। तो आपकी गर्दन में ना 3 तरह के पाइप्स हैं। सबसे आगे फूड पाइप, फिर आएगा विंड पाइप, फिर आएगा फूड पाइप और फिर आएगा पीछे वर्टिबल कॉलम। तो सबसे अगर आगे आपकी ये विंड पाइप है और यहाँ से हवा जाएगी और इसके पीछे क्या है, इसके पीछे है फूड पाइप। तो भाई अगर इसे आप कंप्लीटली रिजिड कर दोगे आगे वाले एरिया को, और पीछे भी वो रिजिड है क्योंकि वर्टिबल कॉलम्स है, तो ये बीच वाला पाइप है ये तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर ही नहीं पाएगा। और आप जानते हैं कि जब फूड ट्रैवल करता है तो फूड कैसे ट्रैवल करता है, पेरिस्टालसिस से,
ऐसे उसमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है ना, जिसे आप पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। तो ये तो हो ही नहीं पाएगा, तो इसीलिए हमने क्या क्या किया है, हमने उन रिंग्स को ना ऐसा सी शेप बना दिया है ताकि इजीली पेरिस्टाल्सिस भी हो सके। ठीक है, तो somebody ask you why we have trachea as a C shape, the reason is for peristalsis to occur, है ना। our we have C shape rings, हमारे पास C शेप की रिंग्स पाई जाती है। ठीक है, तो भाई 16 से 20 रिंग्स होंगी 12 सेंटीमीटर लंबी ट्रैकिया के अंदर, जो कि इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट कहाँ, वेंट्रली या डॉर्सली, पीछे की तरफ इनकम्प्लीट है। किससे बनी है, हाइलिन कार्टिलेज से बनी है। ये हर एक वर्ड एक सवाल बन सकता है, ध्यान रखना। हाइलिन कार्टिलेज से बनी है, इनकम्प्लीट है, डॉर्सली और सी शेप की होती हैं। क्या करती हैं, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया ड्यूरिंग द लो एयर प्रेशर। जब आप सांस ले रहे हैं तो आप सांस बाहर भी छोड़ते हैं। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो क्या होता है, ट्रैकिया या विंड पाइप से हवा बाहर जा रही है, मतलब वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। और जब वो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है तो आपका विंड पाइप तो एक मसल से बना हुआ है, एक मसल से बना हुआ है ना, तो वो विंड पाइप ऐसे कोलैप्स कर सकता है ना, ऐसे कोलैप्स कर सकता है। तो उसको कोलैप्स करने से कौन बचाता है, उसके बाहर लगी हुई सी शेप की रिंग्स, जो उसको ऐसे पिचकने नहीं देंगी। ठीक है, और लास्ट आएगा आपका T5। वी हैव वर्टिब्रा, कौन सा वर्टिब्रा, T5, थोरैसिक 5 वर्टिब्रा। उस लेवल पे आके ये 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है। तो मान लो ये ट्रैकिया था, आया आया आया, T5 पे आके ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, जिसे आप कहेंगे ब्रोंकाई, और या फिर ब्रोंकस। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक को अभी हमने जो समझा उसे एक बार ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला क्या आएगा, नोस्ट्रल्स। नोस्ट्रल से क्या आएगा, नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर के बाद क्या आएगा, भाई सोचो बचो, पॉज द वीडियो, ड्रॉ इट बाय योरसेल्फ, फिर हम आगे साथ में बनाएंगे इसको। ठीक है, फिर आएगा आपका फेरिंग्स, फिर आएगा आपका लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद क्या आएगा आपका, वॉइस बॉक्स के बाद। देन यू विल बी हैविंग योर ट्रैकिया। ट्रैकिया से बनेंगी आपकी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई जो है, जैसे मान लो ये ट्रैकिया था, ये बन गई आपकी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होंगी आपके प्राइमरी ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड होगी सेकेंडरी में, सेकेंडरी फर्दर डिवाइड होगी टर्शरी में, और टर्शरीज बनाएंगी आपकी एल्वोलार सैक। ठीक है, इस तरीके से। तो ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से बनेंगी ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स क्या बनाएंगी आपकी एल्वियोलार सैक, जो कि एक ग्रुप है बहुत सारी एल्वोलाई का। और फिर आएगी आपकी यूनिट ऑफ लंग्स विच इज एल्वियोलाई, फिर आएगी आपकी एल्वोलाई। तो ये सीक्वेंस जो है आपको याद रखना है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। क्लियर है, चलो भाई आगे आते हैं, है ना। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, इसको लेबलिंग करनी है। जस्ट अभी हमने सीखा, इसमें से एक पार्ट मैं आपको बता दूं जो आपको शायद ना पता हो। ये जो आप देख पा रहे हैं ना, इस तरीके से डॉट डॉट से स्ट्रक्चर, ये नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये आपके सिर्फ रिंग्स ही हैं, कार्टिलेजनस रिंग्स। कार्टिलेज रिंग्स जो कहाँ थे, ट्रैकिया में थे। तो क्या सर ये कार्टिलेजनस रिंग्स आपके ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स में भी पाए जाते हैं, हाँ वहाँ भी पाए जाते हैं। बस फ़र्क इतना है कि ट्रैकिया के अंदर ये एक इंटरवल पे प्रेजेंट थे, लेकिन जो नीचे ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स हैं वहाँ पे ये इरेगुलरली प्रेजेंट होंगे, कहीं पे भी पाए जा सकते हैं, इरेगुलर वे में प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे कैसे हैं, रेगुलर प्रेजेंट है, रेगुलर इंटरवल पे। ठीक है, तो ये आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। आप कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, आइए से सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि म्यूकस इज प्रोड्यूस इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बिकॉज, है ना। पॉज द वीडियो, थिंक द आंसर फॉर दिस बाय योरसेल्फ। सोचो कि म्यूकस क्यों होता है। ऐसे ही कह रहा है कि सीलिया जो है वो क्यों होते हैं आपके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, मैं आपको सिखा चुका हूँ, है ना, हम पढ़ चुके हैं इस बात को। कार्टिलेज जो है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्यों प्रेजेंट है, ताकि आपकी जो सी शेप कार्टिलेज हैं वो कोलैप्सिंग से बचाते हैं आपके विंड पाइप को, कि जब प्रेशर नेगेटिव होगा तो आपकी विंड पाइप कोलैप्स ना कर जाए। और ट्रैकिया कार्टिलेजस आर सी शेप क्यों है, ताकि पेरिस्टाल्सिस हो सके, पेरिस्टाल्सिस हो सके। तो ये इनके आंसर्स पढ़ते हैं फटाफट से। पहला आपके पास है म्यूकस इज प्रोड्यूस इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक बिकॉज ऑफ एन एफिशिएंट वे ऑफ रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल, है ना। म्यूकस क्या करेगा, आपके डस्ट पार्टिकल को रोक लेगा जो इनहेल एयर के साथ आ गए हैं। सीलिया क्या करेंगे, सीलिया जो है वो म्यूकस को पुश करेंगे और लंग्स में नहीं जाने देंगे। ठीक है, तीसरा कार्टिलेज क्या करेंगे, ये आपके
एयर हैव द कीप ओपन ऑल द टाइम। तो कार्टिलेज जो है ये आपके विंड पाइप को हमेशा ओपन रखते हैं, उसे बंद नहीं होने देते ताकि हवा हमेशा चलती रहे। और ट्रैकिया सी शेप रिंग्स क्यों प्रेजेंट है? ताकि ईसोफेगस जो है वो एक्सपेंड हो सके सोलोइंग के कारण, कि जब आप खाने को अंदर ले रहे हैं ईसोफेगस से तो उसके आगे जो ट्रैकिया है वो सी शेप है ताकि जो फूड पाइप है वो भी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स हो सके ईजिली, स्मूथली। ठीक है, चलो अब आते हैं एक एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पार्ट पे। यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर 2 मिनट्स एंड यू कैन रिवाइज क्विकली, है ना, उठना नहीं है बट अभी कभी रिवाइज कर लो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पाथवे देख लिया, हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ लिया, हमने बात कर ली है आपके म्यूकस और ये पाथवे के बारे में। ठीक है, ये पूरा पाथवे पढ़ लिया। इसके अलावा हमने बात कर ली है वोकल कॉर्ड्स के बारे में, और हमने बात कर ली है आपके ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में एंड डिफरेंट डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। अब हम आ चुके हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है एनसीईआरटी का एक छोटा सा पार्ट, कि भाई ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है इसका मतलब क्या है। इसमें आपको एनसीईआरटी बता रही है कि एटीपी इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। एटीपी इज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो आपकी एटीपी होती है बॉडी में वो एक इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है कि एटीपी ब्रेक होता है किसमें? एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के अंदर। और अच्छा, इसका मतलब क्या है? देखो, एक एटीपी का स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे कहीं इसके पास लगा होगा OH, यहाँ कहीं होगा इसका कोई नाइट्रोजनस ग्रुप लगा होगा, यहाँ पे होगा इसका फॉस्फेट, जो कि 3 फॉस्फेट आपस में जुड़े होते हैं। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी से दैट एटीपी स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कितने फॉस्फेट? 3 फॉस्फेट। और एडीपी क्या होता है? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एटीपी, ये आपका एटीपी है, इसमें ये वाली बॉन्ड को आप तोड़ दोगे, मान लो इस वाली बॉन्ड को आपने तोड़ा तो ये क्या बन जाएगा? ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। कितने फॉस्फेट बचे? सिर्फ 2 फॉस्फेट बचे। कितने फॉस्फेट? सिर्फ 2 फॉस्फेट बचे। तो एटीपी जो है वो अपना एक फॉस्फेट निकाल देगा और किस में कन्वर्ट होगा? एडीपी में, और जो बचा हुआ फॉस्फेट है वो बाहर निकल जाएगा। और फिर आप क्या कर सकते हैं? इस एडीपी को अगर आपने वापस से एक फॉस्फेट दे दिया तो ये वापस क्या बन जाएगा? एटीपी बन जाएगा। तो इसको 2 स्टेप में आप लिख सकते हैं, एटीपी ब्रेक इनटू एडीपी प्लस फॉस्फेट। और अगर आपने इस एडीपी को वापस से फॉस्फेट दे दिया तो ये क्या बन जाएगा? एटीपी। ठीक है, ये 2 स्टेप्स यहाँ सिखाए गए हैं और कितनी एनर्जी रिलीज होती है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको आप एक बार खुद से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हालांकि इस पर सवाल नहीं आएगा बहुत ज़्यादा, लेकिन स्टिल एक बार पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं हमारी एक्टिविटी पे। हमें एक एक्टिविटी दी गई है ना, तो अपन क्या करेंगे? अपन एक काम करेंगे, आज का सेशन ना बहुत लंबा खिंच जाएगा, इसलिए हम उसे बहुत लंबा नहीं करते हैं। हम एनसीईआरटी को रीडिंग कल कर लेंगे नेक्स्ट वाले सेशन में, और एक्टिविटीज़ को भी हम कल ही कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि हमें कल क्वेश्चंस भी लगाने हैं बहुत सारे, है ना। तो हम क्वेश्चंस लगाएंगे और हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे एक बार, और हम एक्टिविटीज़ कल कंप्लीट कर लेंगे। तो आप एक बार इन एक्टिविटीज़ को खुद से भी पढ़ के आ सकते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है लंग्स वाला पार्ट। तो हमने कंडक्शन वंडक्शन ये सब कुछ देख लिया। अब हम लंग्स की बात कर रहे हैं कि लंग्स का शेप स्ट्रक्चर कैसा होता है, लंग्स में एयर कैसे अंदर जाती है, लंग्स से एयर बाहर कैसे आती है, और फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो लंग्स की बात करते हैं। लंग्स का जो स्ट्रक्चर है वो आप जानते हैं, आपका राइट लंग है और आपकी लेफ्ट लंग है। ठीक है, तो लंग्स आर लोकेटेड इन द प्लूरल कैविटी। कहाँ पे पाए जाते हैं आपके लंग्स? आपके थोरेसिक कैविटी या फिर प्लूरल कैविटी, बिकॉज थोरेसिक कैविटी बहुत बड़ी कैविटी है जिसमें आपका हार्ट भी आता है। हार्ट कौन सी कैविटी में आता है? थोरेसिक कैविटी में। हार्ट का जो इलाका है ना उसे आप कहते हैं, हार्ट का जो एरिया है मेडिस्टिनम कैविटी, उसे कहते हैं मेडिस्टिनम कैविटी। और जहाँ पे लंग्स पाए जाते हैं उसे आप कहते हैं प्लूरल कैविटी। तो ये कहना कि आपके लंग्स प्लूरल कैविटी में है गलत नहीं है, मगर मोर प्रिसाइज क्या होगा? प्लूरल कैविटी। इसके अलावा बात करते हैं कि लंग्स आर सराउंडेड बाय प्लूरल मेम्ब्रेन। तो आप अब तक समझ चुके हैं कि प्लूरल इज अ वर्ड यूज फॉर लंग्स। ठीक है, तो आपका ये जो एक लंग है ना, ये लंग कवर होगा आपके एक लेयर से, उस लेयर को आप कहते हैं क्या? प्लूरल लेयर। प्लूरल एक लेयर है या 2 लेयर है? डबल लेयर है। सो इट इज अ डबल लेयर मेम्ब्रेन। ठीक है, इन थोरेसिक कैविटी इट इज कवर्ड बाय द फॉलोइंग वे। तो अगर आपकी बात करें आपके लंग्स की, तो ये बहुत डेलिकेट है ना, बहुत सॉफ्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको प्रोटेक्शन दी गई है। कैसे प्रोटेक्शन दी है? तो इससे पहले आप ये समझ लो कि आपका ये वाला पोर्शन जो है ना, ये आपका वेंट्रल पोर्शन है, और ये वाला पोर्शन आपका डॉर्सल पोर्शन है। ठीक है, वेंट्रल एंड डॉर्सल।
तो आपके लंग्स ना आपके डॉर्सली कैसे प्रेजेंट है, पीछे से कौन कौन कवर कर रहा है, कौन सा बॉडी गार्ड है, वर्टिबल कॉलम्स। आगे की तरफ कौन प्रोटेक्ट कर रहा है आपके लंग्स को, स्टर्नम प्रोटेक्ट कर रही है। साइड से कौन प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके रिब्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और नीचे से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी डोम शेप डायफ्राम प्रोटेक्ट कर रहा है। और अपर से, ऊपर से कौन प्रोटेक्ट कर रहा है, ऊपर से क्लेविकल, क्लेविकल जिसे आप कॉलर बोन भी कहते हैं, कॉलर बोन। तो आई थिंक ये तो ईजी है, इसको याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, आपकी बॉडी में ही है तो आप देख के बता सकते हो, है ना। इसे तो चीटिंग भी नहीं कह सकते, ये तो आपकी बॉडी में ही प्रेजेंट है ना। तो अगर बात करें इसके बारे में, है ना, बात करते हैं। तो आगे की तरफ कौन है आपके, स्टर्नम, चेस्ट बोन, ठीक है। साइड की तरफ कौन है, आपकी रिब्स है। पीछे की तरफ कौन है, आपकी वर्टिबल कॉलम है। ऊपर की तरफ आपकी एक क्लेविकल कॉलर बोन है। और नीचे की तरफ क्या है, आपके डायफ्राम प्रेजेंट है। तो ये सब मिलके आपके लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं। तो लंग्स में क्या क्या सीखा हमने, कौन सी कैविटी, प्लूरल कैविटी। कौन सी मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। इन मेम्ब्रेन के बीच में, जैसे मान लो ये आपका एक लंग है, तो मैं आपको ये वाला पोर्शन दिखा रहा हूँ जूम करके, ठीक है। ये होगी अंदर वाली, ये होगी बाहर वाली। इसे आप कहते हैं इनर प्लूरल, या फिर आप कह सकते हैं विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। और बाहर वाली है जिसे आप कहते हैं पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। और इसके बीच में क्या होगा, इंटर प्लूरल फ्लूइड, है ना, प्लूरल फ्लूइड, ताकि फ्रिक्शन प्रोड्यूस ना हो। बिकॉज दो मेम्ब्रेन्स अगर आपस में टकराएंगे तो क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। तो उसको बचाने के लिए क्या होता है, इनके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया। अब ये आप डायग्राम जो देख पा रहे हैं यहाँ पे, या देख लो, ये स्मोकिंग के बाद की कंडीशन है कि कोई अगर स्मोक करता है तो ऐसे ब्लैक कलर के पैचेस बन जाते हैं लंग्स में, और एल्वोलाई जो है वो डैमेज हो जाती है। तो वी शुड ऑलवेज बी लाइक यू नो अवे फ्रॉम दीज बैड एक्टिविटीज़, ठीक है। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात की जाए तो हमने स्टेप्स पढ़े थे। एक्चुअली ये स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन नहीं, स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग होगा, क्योंकि अब हम बात करने वाले हैं कि हम सांस अंदर कैसे लेते हैं और सांस बाहर कैसे छोड़ रहे हैं। तो इफ़ यू थिंक दैट यू आर द वन हु इज़ इनटेकिंग द एयर एंड एक्सेलिंग द एयर, देन लेट मी प्रूफ यू रॉन्ग। बिकॉज एक्चुअली आपके जो लंग्स है ना, या जो आपके मसल्स हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आपको कब इनहेल करना है, कब एक्सेल करना है। हालांकि सिग्नल तो ब्रेन से आ रहा होगा, लेकिन अभी जब आप सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं तो वो आप नहीं कर रहे हैं। उसके लिए पहला स्टेप कौन ले रहा है, आपके मसल्स ले रही हैं। आइए इस चीज़ को प्रूव करते हैं, ठीक है। तो स्टेप्स ऑफ ब्रीथिंग क्या क्या होगा, हमारे पास दो चीज़ें हैं ब्रीथिंग में, एक होता है इनहेलेशन और एक होता है एक्सेलेशन। एक्सेलेशन, इनहेलेशन की बात करते हैं। आप सांस अंदर कैसे लेते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ मसल्स समझने पड़ेंगे। कुछ मसल्स की बात करते हैं, तो आपकी जो रिब्स होती है ना, जैसे मान लो ये आपकी स्टर्नम है, ठीक है। यहाँ आपकी रिब्स हैं, कितनी रिब्स होती हैं, 12 पेयर, ठीक है। 12 इस तरफ, 12 इस तरफ, हमारे पास 24 रिब्स होती हैं। ये एक रिब है और ये दूसरी रिब है। इसके बीच में ना आपको मसल्स मिलेंगी, उन मसल्स को आप कहते हो इंटरकोस्टल मसल्स। दीज मसल्स आर कॉल्ड एज इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। तो एक तो ये याद रखना है आपको, इंटरकोस्टल मसल्स क्या होती हैं। और इस पूरे रिब केज के नीचे की तरफ क्या होगा, डायफ्राम पाया जाएगा। डायफ्राम इज अ मेम्ब्रेन, ये होगा आपका डायफ्राम यहाँ नीचे, ठीक है। मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे लिखा हो, मेरे पास होगा पिक्चर, ये देखो, इसमें ये जो है ना, ये डायफ्राम है, ठीक है। ये हो जाएंगे आपके रिब्स, और ये जो आप मसल देख पा रहे हैं बीच में, ये हो जाएंगी इंटर कोस्टल मसल्स। ये तीन चीज़ें हमें याद रखनी है जब हम इनहेलेशन कर रहे होंगे या इनहेलेशन को समझने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि रिब केज किससे किससे बना होता है। रिब केज जो है ना, ये बना होता है तीन चीज़ों से। पहला स्टर्नम, दूसरा रिब्स, और तीसरा डायफ्राम। और इसके अलावा एक और होगा वर्टिबल कॉलम्स। इन सब से मिलके आपका बनता है क्या, आपका रिब केज, ठीक है। वापस आते हैं, हम समझने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग, कि आप सांस लेते कैसे हैं, ठीक है। तो टॉपिक का नाम क्या है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तो स्टार्ट करते हैं। पहला इनहेलेशन, जब आप सांस लेते हैं तो पहला स्टेप होता है आपका डायफ्राम। आपका डायफ्राम ना डोम शेप, ये होती है डोम शेप, और ये होती है फ्लैट शेप, ठीक है। डोम शेप, फ्लैट शेप।
तो आपका डायफ्राम क्या होगा, पहले फ्लैट शेप का बन जाएगा। सो डायफ्राम टर्न इनटू फ्लैट। डायफ्राम कैसा हो गया, डोम शेप से फ्लैट शेप बन चुका है। दूसरा, अच्छा ये डायफ्राम जो है ऐसा था तो रिलैक्स था, ऐसा हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ या रिलैक्सेशन हुआ है? अगर वो फ्लैट बना है तो मतलब कॉन्ट्रैक्शन हुआ होगा। सो डायफ्राम जो है टर्न इनटू फ्लैट एंड कॉन्ट्रैक्टेड, डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। दूसरा स्टेप क्या होगा, अब जैसे ही आपका डायफ्राम ऐसा हुआ तो आपके इस थोरैसिक कैविटी में वॉल्यूम इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? सोचो, अगर ये आपकी थोरैसिक कैविटी थी और पहले आपका डायफ्राम ऐसा था तो सिर्फ इतना एरिया था, लेकिन जब आपका डायफ्राम जो है वो फ्लैट हो गया तो अब ये नीचे वाला एरिया भी बच गया ना आपके पास, तो वॉल्यूम इंक्रीज हुई या कम हुई है? वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। तो डायफ्राम के फ्लैट होने से क्या हुआ, आपकी वॉल्यूम बढ़ गई। तो आप कह सकते हैं कहाँ की वॉल्यूम बढ़ गई, लंग्स के अंदर की। सो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर डिक्रीज हो गया, तब कह सकते हैं इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज। क्यों सर, वॉल्यूम के इंक्रीज होने से प्रेशर कम क्यों हुआ? बिकॉज अगर आप एक बात करें, पाइप से मान लो आप पानी डाल रहे हो गार्डन में, तो पाइप के अगर आगे वाले पार्ट को आप दबाओगे ना तो आपने वॉल्यूम कम किया तो पानी की दहाड़ तेज होती है ना, प्रेशर तेज होता है। ये एक लॉ है केमिस्ट्री का, बॉयज लॉ, ठीक है। अगर आप वॉल्यूम बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, PV=nRT, ठीक है। तो पहला क्या हुआ, डायफ्राम फ्लैट हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज हुई, प्रेशर डिक्रीज हुआ। इस वजह से क्या होगा, अब आपके लंग्स में प्रेशर कम है। अगर लंग्स में प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर ज़्यादा है, आपके एटमॉस्फेयर में एयर का प्रेशर ज़्यादा है, तो एयर या ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ आएगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में। वापस से एक बार, आपने जैसे ही डायफ्राम को फ्लैट किया, डायफ्राम था ऐसा था, वो फ्लैट हुआ। फ्लैट होने के बाद क्या हुआ, आपकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो गया। वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो प्रेशर कम हो गया। अब लंग्स में प्रेशर कम है और बाहर प्रेशर ज़्यादा है, तो एयर कहाँ से कहाँ आएगी, बाहर से अंदर की तरफ। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, एयर ट्रेवल इनटू द लंग्स। एयर जो है वो लंग्स के अंदर आ जाएगी। और फाइनली आप कह सकते हैं कि आपका जो एयर है वो अंदर आ जाएगी, तो क्या होगा, इनहेलेशन या एक्सहेलेशन? ब्रीथ इन, आपने सांस अंदर ले ली, या फिर इनहेलेशन, ठीक है। और इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं, ठीक है, ये इतने पॉइंट्स काफ़ी हैं, ठीक है। तो इनहेलेशन में क्या हुआ, ये सारी चीज़ें हुई हैं। एक्सहेलेशन में ऑपोजिट होगा। एक्सहेलेशन में आपका डायफ्राम कैसा हो जाएगा, एक्सहेलेशन में आपका डायफ्राम जो है वो रिलैक्स हो जाएगा, और रिलैक्स होने के बाद मतलब वापस से वो फ्लैट से डोम शेप हो जाएगा। तो डायफ्राम बिकम डोम शेप। और अगर वो डोम शेप हो गया तो प्रेशर कैसा हो, वॉल्यूम क्या होगा, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगा। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। जिससे अगर आपके लंग्स के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, बाहर कम है, तो एयर कहाँ से कहाँ आएगी, ज़्यादा से कम, बाहर की तरफ। तो आप कह सकते हैं कि एयर ट्रैवल आउट ऑफ लंग्स। और अगर वो एयर बाहर आएगी तो साथ में आप कह सकते हैं आप ब्रीथ आउट करेंगे, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना आप, कि जब मैंने आपसे कहा ना कि डायफ्राम जो है ना वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ फ्लैट, तो ये इनहेलेशन में हुआ या एक्सहेलेशन में, इनहेलेशन में। जब आपने सांस को अंदर लिया तो क्या हुआ, जो डायफ्राम था वो डोम शेप हो गया, सॉरी फ्लैट शेप हो गया। इसी दौरान आप क्या हुआ, आपके लंग्स में वॉल्यूम भर गया। वॉल्यूम भरने का ना एक कारण तो क्या था कि जो डायफ्राम है वो फ्लैट हो गया, एक कारण और भी था, आपकी जो रिब्स है ना वो बाहर की तरफ मूव की थी, आपकी रिब्स बाहर मूव की थी, ठीक है। तो डायफ्राम फ्लैट, रिब्स मूव आउटवर्ड। रिब्स बाहर मूव क्यों करी, बिकॉज उनके बीच की जो इंटरकोस्टल मसल्स थी ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स की वजह से आपके रिब्स बाहर और ऊपर की तरफ मूव करी, जिससे वॉल्यूम वापस से बढ़ गया। तो एक तो डायफ्राम के फ्लैट होने की वजह से वॉल्यूम बढ़ा था, और दूसरा आपके रिब्स के बाहर आने की वजह से। तो आपसे पूछूं कि इनहेलेशन में क्या होता है, डायफ्राम फ्लैट हो जाता है, रिब्स बाहर मूव कर जाती है, जिससे वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर कम होता है और एयर अंदर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हैं कि रिब्स कहाँ मूव करी, रिब्स मूव आउटवर्ड एंड अपवर्ड। सेम यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रिब्स कैसे मूव करी, रिब्स मूव
इनवर्ड एंड डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं, इनको आप डायग्रामेटिकली देख सकते हैं कि पहले वाले में क्या हो रहा है, इनहेलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, इनहेलेशन। कैसे, देखो रिब्स कैसे मूव कर रही हैं, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ, और डायफ्राम कैसा हुआ, नीचे की तरफ मूव कर गया, तो वॉल्यूम बढ़ गई और एयर अंदर आ गई। सेकेंड वाले में एयर बाहर जा रही है, मतलब कि आपके जो ये रिब्स हैं ये नीचे की तरफ मूव करें और अंदर की तरफ, और आपका जो डायफ्राम है वो ऊपर मूव कर गया। ये तो हमने सीखा अभी, है ना। तो इस वाले पार्ट को आप फिल कर सकते हैं खुद से। नॉर्मल इंस्पिरेशन में क्या होता है, मसल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व है, एक तो डायफ्राम इन्वॉल्व है और आपकी इंटरकोस्टल मसल्स, है ना। एक्सलेशन में भी सेम ही होती है, सेम मसल्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं। कॉन्ट्रैक्शन होगा या रिलैक्सेशन, तो जब आप इनहेल कर रहे हैं तो आपका डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट होगा और आपकी मसल्स भी क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। और रिब्स कैसे मूव करेंगे, बाहर की तरफ, डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। और एक्सलेशन में क्या होता है, ये रिलैक्स करते हैं, मसल्स रिलैक्स करती हैं। वॉल्यूम के साथ क्या होगा, जब आप इनहेल कर रहे हैं तो इंट्रा पल्मोनरी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ होता है, प्रेशर डिक्रीज़ होता है। और जब आप एक्सेल करते हैं तो इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता है, और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर के साथ क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है। यहाँ पे सॉरी कुछ गड़बड़ है, जब आप इनहेल कर रहे हैं तो वॉल्यूम ज़्यादा होगी, प्रेशर कम होगा, है ना। और जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो वॉल्यूम कम होगी और प्रेशर ज़्यादा होगा। तो ये भी हम सीख चुके हैं यहाँ पे, है ना। तो ये एक लास्ट पार्ट है आपका जो कि है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल क्या था ना, कि जब आपने सांस ली, सांस लेके कहाँ तक आई, आपके लंग्स तक आई, तो जब वो लंग्स तक आएगी ना उसे आप एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, और जब वो लंग्स से आपके सेल तक पहुँचेगी उसे आप इंटरनल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो इतना सारी डेफिनेशन आप पढ़ सकते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एनवायरमेंट एंड ब्लड इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल, ब्लड से सेल्स तक पहुँचना इंटरनल। लोकेशन, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहाँ होगा, लंग्स में होगा। इंटरनल कहाँ होगा, सेल्स के अंदर होगा, है ना। फंक्शन क्या होता है आपके एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का, कि भाई ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज हो जाए। और इंटरनल रेस्पिरेशन का मेन मकसद क्या होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, कि भाई CO2 बने, एनर्जी बने, है ना, वो सब काम होता है। इसमें क्या होगा, आपके लंग्स इन्वॉल्व होंगे, वहीं आपके इंटरनल रेस्पिरेशन में आपका सर्कुलेटरी सिस्टम इन्वॉल्व होगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो होने वाला है इसमें, और यहाँ पे कहाँ होगा, यहाँ ब्लड और सेल के बीच में होगा, यहाँ पे लंग्स और ब्लड के बीच में होगा। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे एयर होगा, यहाँ पे ब्लड होने वाला है, और ये जो है रेगुलेशन बाय ब्रीथिंग, इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है। फाइन। और इन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जैसे मान लो आपके ये एल्वोलाई थी, ठीक है, एल्वोलाई में ये क्या था, ब्लड था, तो एल्वोलाई से जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन गई तो इस ऑक्सीजन को कैरी किसने किया, इसे कैरी किया आरबीसी। आरबीसी में कौन था, हीमोग्लोबिन। आरबीसी में कौन था, हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन ने इसको कैरी किया। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है, ये आपका एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कैसा कलर का होता है, ये होता है रेड, इट प्रोवाइड रेड कलर टू आरबीसी, रेड कलर टू आरबीसी। 2 चेन से बना होता है, 2 अल्फा चेन प्लस 2 बीटा चेन, और इट कैरीज ऑक्सीजन, इट कैरी ऑक्सीजन। जब ये हीमोग्लोबिन जो है ना ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है ना तो क्या बनाता है, HbO2। और ये आपका एक हीमोग्लोबिन है, ये एक हीमोग्लोबिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन कैरी करेगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन। तो एक हीमोग्लोबिन जो है ना, 1 हीमोग्लोबिन कितना ऑक्सीजन कैरी करता है, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है। ये इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस की बारी जो है ये हम लगाएंगे आपके नेक्स्ट वाले सेशन में, आप खुद से एक बार ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट्स फॉर दिस सेशन, और हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो कंप्लीट कर लिया है। होपफुली यू एंजॉय दिस वन। क्विकली एक बार स्लाइड्स को है ना ऐसे स्क्रॉल करो, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट सेशन में हम NCERT पढ़ने वाले हैं, और हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो दैट्स फॉर दिस सेशन, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। पढ़ाई करते रहें, सेफ रहें, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।